गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं नरेश बारी और आज हम समझेंगे कैसे स्विस फेडरल सिस्टम काम करता है, इसकी क्या सैलिएंट्स प्रमुख विशेषताएं हैं और वह कैसे अन्य देशों के संविधान में उल्लेखित संघ या यूनिटरी सिस्टम से यह अलग है। स्विस फेडरल सिस्टम समझने से पहले हम ये देखते हैं कि संघ और परिसंघ में क्या अंतर होता है। संघ जिसे फेडरलिज्म बोलते हैं और परिसंघ जिसे कन्फेडरेशन बोलते हैं। देखिए, एक चीज़ यह समझने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि कई बार या कई देशों के मामलों में क्या है कि शब्द है अलग प्रयुक्त किया हुआ, लेकिन विशेषताएं मिलती जुलती है दूसरे टाइप की विशेषताओं से। जैसे परिसंघ में जो यूनिट्स मिलकर संघ बनाती हैं, उन यूनिट्स को प्रभुसत्ता हासिल होती है, यानी वो सोवरेन यूनिट्स होती हैं जो मिलकर के एक यूनिट का निर्माण करती है, एक संघ का निर्माण करती है। इन्हें प्रभुसत्ता हासिल होती है और इन्हें अलग होने का अधिकार होता है। लेकिन वास्तव में क्या है कि किसी भी देश की इकाइयों के पास अलग होने का अधिकार व्यवहार में नहीं है। भले ही हम यूएस का देखें या कनाडा का देखें, वहाँ के आप न्यायपालिकाओं के निर्णय आप देखेंगे तो कन्फेडरेशन वर्ड्स प्रयुक्त होने के बावजूद भी किसी भी देश की इकाई को अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से परिसंघ से तात्पर्य वह है कि जिनकी इकाइयों को अलग होने का अधिकार होता है। और फेडरलिज्म, यूएसए, इंडिया मुख्य इनके उदाहरण हैं, जहां केंद्र और राज्य की दो सरकारें होती हैं और उनके बीच में कुछ शक्तियां साझी होती हैं। शक्तियों का बंटवारा अलग अलग पैटर्न में हो सकता है, लेकिन वह सेल्फ रूल और शेयर रूल, यानी एक डोमेन ऐसा होता है जिसमें स्टेट और केंद्र अलग अलग राज्य करते हैं और शासन करते हैं, और एक ऐसा होता है जिसमें वो शक्तियों को साझा करते हैं। तो संघ की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो होता है कि लिखित संविधान होना चाहिए, उनमें केंद्र और इकाइयों की शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, संविधान सर्वोच्च व कठोर होता है, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए, और इनकी जो यूनिट्स हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं होता। तो ये हमने सैद्धांतिक वे में देखा कि कैसे सैद्धांतिक रूप से संघ और परिसंघ के दो अलग अलग अर्थ हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी देश में के संविधान में प्रयुक्त शब्द अलग हो सकता है और उसकी विशेषताएं थोड़ी अलग हो सकती हैं। अब हम आते हैं कि स्विट्जरलैंड का जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था है, वह कन्फेडरेशन है या फेडरल है। तो कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि वहाँ का जो व्यवस्था है वो कन्फेडरेशन है, परिसंघात्मक है, या उसे राज्यमंडल भी बोलते हैं, राज्यमंडल है। वो किस आधार पर यह बात बोलते हैं, उनके तर्क ये हैं कि संघ की तुलना में यह शिथिल गठबंधन होता है, कोई शक्तिशाली केंद्रीय सरकार नहीं होती, राज्य प्रभुसत्ताधारी होते हैं और ये राज्यमंडल से अलग हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड के मामले में इनका तर्क है कि सन 1848 की जिस संधि से इसका निर्माण हुआ वह कोई संविधान नहीं था, यानी संधि से निर्मित है। 1848 की संधि से स्विस का राज्यमंडल का निर्माण हुआ। संविधान में कन्फेडरेशन शब्द है। जब संविधान खुद कन्फेडरेशन कहता है तो उनके समर्थक कहते हैं कि भी यह कन्फेडरेशन है। को प्रभुसत्ता संपन्न कैंटन कहा जाता है, यानी कैंटन एक तरीके से सोवरेन कैंटन है। जो यूनिट्स हैं उनको कैंटन कहा गया है। अपने यहाँ जैसे राज्य नाम है वैसे ही स्विट्जरलैंड में जो यूनिट्स हैं उन्हें कैंटन कहते हैं। 13वीं शताब्दी में 3 कैंटनों ने मिलकर राज्यमंडल बनाया। 13वीं शताब्दी में 3 कैंटन थे, फिर वेस्टफैलिया की संधि से इनकी संख्या 13 हो गई। 1815 की वियना कांग्रेस में इनकी संख्या 22 हो गई और 90 के दशक में जूरा के मिलने से इनकी संख्या 23 हो गई, यानी कुल 23 कैंटन
हो गए 90s के एंड तक। ये आर्ग्यूमेंट हैं जो स्विस फेडरल सिस्टम में स्विस को कन्फेडरेशन साबित करते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्विट्जरलैंड है वह एक संघीय व्यवस्था है। यह संघ है क्योंकि वहाँ संघ की जो विशेषताएं होती है, जैसे लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान सर्वोच्च व कठोर होना, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका, तो ये सारी विशेषताएं स्विट्जरलैंड के संविधान में मिलती है, इसलिए स्विस को फेडरल सिस्टम कहा जा सकता है। स्विस जो फेडरल सिस्टम है उनकी विशेषताएं क्या है? दोहरी सरकार है, यानी 2 लेवल पे सरकार है। एक केंद्र की सरकार है और दूसरी वहाँ की जो यूनिट्स हैं उनका नाम कैंटन है, कैंटन की सरकार है। शक्तियों का बंटवारा है, संविधान में संघ के लिए शक्तियाँ निर्धारित हैं और जो शेष सभी शक्तियाँ कैंटन के लिए हैं, यानी संघ की शक्तियाँ लिख दी गई हैं और शेष सभी जो बच गई वो कैंटन के लिए। लेकिन व्यवहार में क्या है कि बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिन पर दोनों का हक है, अतः व्यवहार में 3 सूचियाँ एक तरीके से कार्य करती हैं। संघ सरकार की शक्तियाँ कौन सी हैं? वैदेशिक संबंध, सैनिक मामले, युद्ध और शांति की घोषणा, रेल, संघीय मार्ग, पुल, डाक, टेलीफोन, बेतार के साधन, बैंक, सिक्का, उच्च शिक्षा, कैंटनों के आपसी विवाद का निर्णय, देशीकरण आदि। अगर इस लिस्ट को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का बंटवारा है, उससे अगर हम देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो राष्ट्रीय महत्व की शक्तियां हैं वो सामान्यतः प्रत्येक फेडरल सिस्टम में केंद्रीय सरकार के पास होती है। भारत में भी ऐसा है। कुछ एक अपवाद है, जैसे भारत में उच्च शिक्षा वह समवर्ती सूची का विषय है, जबकि यहाँ केंद्रीय लिस्ट में है। दूसरा, यहाँ एक अंतर यह भी है कि संसद की मंजूरी के बाद कैंटन भी दूसरे देशों से अराजनीतिक संधियाँ कर सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी सूची है समवर्ती शक्तियाँ। इसका संविधान में प्रावधान नहीं है, व्यवहार में इसका संविधान में प्रावधान नहीं है, ये व्यवहार में उपजी हुई है। कि व्यवहार में क्या होता है कि जो उद्योग, बैंक तथा सड़कों के विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं और संघ का कानून अधिप्रभावी होता है, जबकि भारत में समवर्ती सूची का संवैधानिक प्रावधान है। भारत में समवर्ती सूची है वह संवैधानिक है। कैंटनों की शक्तियाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखना, स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण कार्य और शिक्षा। स्विस संघीय व्यवस्था के जो आगे लक्षण है वह है लिखित एवं सर्वोच्च संविधान। संविधान का अधिकार संघीय संसद के साथ जनमत और कैंटनों के बहुमत को है। देखिए, संविधान में जो संशोधन का अधिकार है वह है वहाँ की संसद और जनमत और कैंटनों के बहुमत को है। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद को है, जनमत और राज्यों की सरकारों के बहुमत की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन न्यायिक परिरक्षण, जो न्यायिक पुनरीक्षण है, जुडिशियल रिव्यू है, वह आंशिक है। केवल कैंटन की सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनमें न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, अन्य कानूनों को नहीं है। यानी केंद्र सरकार, संघ सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनको न्यायालय जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तिहरी नागरिकता है संघ, राज्य और नगरपालिका की। स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप। देखिए, कुछ मामले ऐसे हैं उस स्थिति में जो संघ सरकार है वह स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप कर सकती हैं। वो कौन से हैं? कैंटनों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की रक्षा, यानी रिपब्लिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। संकट काल की स्थिति में, यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी, फेडरल गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन लोकल मैटर्स। जब संघीय सेनाएं किसी कैंटन में शांति स्थापना में तैनात हो तब संघीय सरकार कैंटनों की स्थानीय शासन को स्थगित कर देती है। ये 3 ऐसे मामले हैं, ये 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें संघीय सरकार स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करती है।
लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के जो कैंटन हैं उनको अच्छी मात्रा में स्वायत्तता प्राप्त है, ऑटोनॉमी प्राप्त है। वो कौन से प्रावधान हैं जो कैंटनों की ऑटोनॉमी इंश्योर करते हैं? पहला है अलग अलग संविधान है, यानी प्रत्येक कैंटन का अलग संविधान है। कैंटनों को संशोधन की शक्तियां हैं, जैसे संविधान संशोधन है वहाँ संविधान संशोधन की शक्ति संसद, कैंटन और आम जनता यानी मतदाताओं को है, क्योंकि बिना जनमत के संविधान संशोधन नहीं होता। ये हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या होता है पूर्ण संविधान संशोधन और आंशिक संविधान संशोधन, और कौन सी वो तीन विधियां हैं जिनसे संविधान संशोधन होता है। लेकिन इन जनरल हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन में संसद, कैंटन और आम मतदाता तीनों के पास शक्तियां हैं। अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है कैंटनों को, जब संविधान में केंद्र की शक्तियां लिख दी गई हैं और बाकी सारी शक्तियां कैंटनों को प्राप्त हैं। सीनेट में समान प्रतिनिधित्व है, यानी स्विट्जरलैंड में जो उच्च सदन है सीनेट, उसमें प्रत्येक कैंटन को समान प्रतिनिधित्व है। अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि कैंटन उस सीमा तक संप्रभु है जिस सीमा तक उनकी संप्रभुता संघीय संविधान द्वारा सीमित न कर दी हो। वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राज्य मंडलीय शासन को हस्तांतरित न कर दी गई हो, यानी सिर्फ वो शक्तियां जो राज्य मंडल को सौंप दी गई है या वह संप्रभुता जो राज्य मंडल को सौंप दी गई है, उसके अलावा पूरी की पूरी कैंटन के पास बची हुई है। अनुच्छेद 47 है कि राज्य मंडल कैंटनों की स्वायत्तता का सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, केयर करेगा। तो ये वो प्रावधान हैं जो कैंटनों की ऑटोनॉमी को सुनिश्चित करते हैं। स्विस कैंटन संघीय कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत से विषय ऐसे हैं जो केंद्र के विषय हैं, लेकिन केंद्र के पास बहुत कम कर्मचारी होते हैं, इसलिए उन पर कानून भले ही केंद्र बनाए, लागू कैंटन के कर्मचारी ही करते हैं, जैसे आगमन शुल्क, सिक्का, डाक, टेलीफोन, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ तथा सैनिक मामले। ये उसी का ही अगला पॉइंट है कि जो कैंटनों की स्वायत्तता है वह कम नहीं है, यद्यपि 3 ऐसे मामले हैं जिनमें केंद्र सरकार स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी कैंटन स्वायत्त है क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा शक्तियां हैं। संघीय न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय नहीं है, अतः उनके निर्णयों को भी कैंटन के अधिकारी लागू करते हैं। यानी शक्ति वितरण में ही कैंटन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि शक्ति वितरण का भी एक जो पार्ट है वह भले ही उस पर कानून केंद्र बनाए, लेकिन लागू उसे कैंटन के कर्मचारी ही करते हैं। यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा है, उसमें भले ही केंद्र के पास शक्तियां कम रखी हों, उन कम शक्तियों में भी एक पार्ट है वह कैंटन के कर्मचारियों के द्वारा लागू किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे कैंटन कितने प्रभावी हैं, कैंटन कितने शक्तिशाली हैं। एक प्रवृत्ति के रूप में लेकिन केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। ये अधिकांश फेडरल सिस्टम की विशेषता रही है कि समय के साथ केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, भले ही वह यूएसए का हो या हालिया आप देखें तो इंडिया में भी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति क्यों बढ़ी है? क्योंकि संघ को सौंपे विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हर फेडरल सिस्टम होता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं वो केंद्र के पास होते हैं, और राष्ट्रीय महत्व के विषयों का भले ही वो ग्लोबलाइजेशन का टाइम हो या आपातकाल हो या कोई ऐसा दौर हो जब राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात हो, ऐसे सभी मौक़ों पर केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। समवर्ती विषयों की स्थिति में केंद्र अधिक प्रभावी है। जो तीसरा कारण है, संघीय सरकार कैंटनों को सौंपे विषय पर कानून बना भी दे तो कैंटन क्या कर सकते हैं? न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है नहीं। यानी अगर संघीय सरकार कैंटनों को सौंपे विषय पर कानून बना दें तो कैंटन क्या कर सकते हैं? कैंटन न्यायालय में जाके उसको पलट तो सकते नहीं है। तो एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू का ना होना एक केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है।
आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में कैंटन का शासन केंद्र अपने हाथ में ले सकता है, और वह भी गैर सरकारी सूत्र की सूचना के आधार पर भी। यानी जो स्थानीय शासन को हाथ में लेने की जो शक्ति है केंद्र की, वह कैंटन को बहुत कमज़ोर बना देती है। कैंटनों के आपसी विवादों का निर्णय भी संघीय न्यायपालिका और संघीय संसद को ही है। तो यह एक तरीके से संघीय संसद को लेवरेज देता है कि वो कैसे उस लड़ाई का या उस विवाद का इंटरप्रिटेशन करे। कैंटन खुद के संविधान में संशोधन तथा प्रत्येक कानून पर संघीय संसद की अनुमति आवश्यक है। यानी कैंटन को अपने खुद के संविधान में संशोधन करने के लिए संघीय संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। यानी कैंटन के पास अपना संविधान है, लेकिन उस पर भी केंद्र का कंट्रोल है। तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति काफ़ी बड़ी है। ये रिसेंट ट्रेंड्स के रूप में है कि हमने देखा कि व्यवहार में या सैद्धांतिक रूप से जो केंद्र है उसकी तुलना में कैंटन की शक्तियाँ अधिक हैं। व्यवहार में भी कैंटन के पास काफ़ी शक्तियाँ आ गई हैं। कुछ एक मैटर्स ऐसे हैं जिनमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अगर रिसेंट ट्रेंड्स के रूप में देखें तो लाइक अदर फेडरल सिस्टम, अन्य फेडरल व्यवस्थाओं की तरह स्विट्जरलैंड में भी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ने के पीछे क्या वजह है ये हमने देखी। तो ये था स्विट्जरलैंड का फेडरल सिस्टम। थैंक यू सो मच।